जितेंद्र अवध ने तो एक और स्टेटमेंट भी दिया है, नया स्टेटमेंट है। कहते हैं राम मांसाहारी थे, मांसाहारी नहीं थे तो कम से कम पशुओं का चढ़ाते थे, नहीं तो वो कैसे जंगल में 14 साल वनवास में रहे। इस तरह के स्टेटमेंट्स। बाद में उन्होंने एक अपॉलॉजी भी मांगी है, लेकिन 3 FIR हैं। ये इस तरह के स्टेटमेंट्स पहले सुनने में नहीं आए थे। इस वक्त ऐसे स्टेटमेंट्स क्यों आ रहे हैं? देखिए, 2 चीजें हैं। पहली तो चीज ये है कि ये इस प्रकार की मनोवृत्ति के लोग हैं कि बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो हुआ। तो कोई भी स्टेटमेंट दे दो तो 2-3 दिन मीडिया में अपना नाम चलता है। दूसरा, इनको ये लगता है कि हिंदुओं के देव देवता को, हिंदुओं के मान बिंदुओं को अगर हम लोग इस प्रकार से विवाद में लाएंगे तो माइनॉरिटीज हमारे साथ आएगी। ये मूर्खतापूर्ण विचार है। और मैं तो सवाल पूछना चाहता हूं कि ये सारी चीजें उन्होंने जब इस प्रकार की बातें वो कहते हैं, शरद पवार जी के सामने कहते हैं, क्यों शरद पवार जी इसका प्रतिवाद नहीं करते? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि एक प्रकार से शरद पवार जी ये स्वयं नास्तिक रहे और उसी के चलते ये उनके चेले चपाटे उससे 2 गुना आगे जाने की कोशिश करते। ये मूर्खतापूर्ण बयान है और ऐसे बयान देकर अगर आप आस्थाओं को ठेस पहुंचाओगे तो इसको सहन नहीं किया जाएगा। देवेंद्र फडणवीस जी, जब आप शरद पवार जी के बारे में ये कहते हैं तो मुझे भी एक फ्लैशबैक होता है। आपने डायलॉग्स और स्क्रीन प्ले की बात की तो एक फ्लैशबैक होता है, और उस फ्लैशबैक में आपने एक डायलॉग दिया था अजीत पवार जी के बारे में। इन जेल अजीत पवार चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग। आज वो आपके साथ डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। आपको भी याद होगा, पूरे देश को याद है, सुबह 6 बजे जो आपने शपथ ली थी, तब आप मुख्यमंत्री बने थे। फिर रास्ते अलग हुए, आज फिर साथ हैं। ये किस तरह के विचार हैं? ये किस तरह की आइडियोलॉजी है? ये किस तरह का पावर के साथ एक बहुत डेंजरस प्ले चल रहा है? जो अलायंस हमने उस समय एनसीपी के साथ किया था, शरद पवार जी से बातचीत करके हमारा अलायंस तय हुआ था। बाद में शरद पवार जी बदल गए और वो अलायंस करने का कारण भी यही था कि राजनीति में ऊंच नीच होती है। कभी सत्ता पर आप रहते हो, कभी सत्ता पर नहीं रहते हो, लेकिन राजनीति में अगर कोई आपको धोखा दे दे, आपके साथ विश्वासघात करे, आपके पीठ में खंजर भोंके, तो शांत नहीं बैठना चाहिए। तो आपने बदला लिया? और नहीं, बदला वगैरह छोड़ दीजिए। सवाल यह था, उस समय हमारे साथ चुनकर आए हुए उद्धव ठाकरे जी ये केवल सत्ता के लिए, केवल कुर्सी के लिए हमको छोड़कर कांग्रेस के साथ जा रहे थे। ऐसे समय हमने वो निर्णय किया। पवार साहब पलट गए, बदल गए, अपना इरादा उन्होंने बदला, तो उनकी सरकार बनी। उसके बाद जो हुआ आपने देखा। शिवसेना में लोग नहीं चाहते थे उनके साथ जाना, जो नहीं चाहते थे वो हमारे साथ आए, हमने सरकार बनाई। लेकिन उस समय एनसीपी के भी लोग नहीं जाना चाहते थे। एनसीपी के लोग भी ये मानते थे कि स्टेबल गवर्नमेंट अगर देनी है तो हमको बीजेपी के साथ जाना चाहिए, और वो लोग हमारे साथ आए। और देखिए, राजनीति में आपको ये तो अमूमन ये होना ही चाहिए कि आपकी ही पार्टी रहनी चाहिए, आप अपनी पार्टी के लिए काम करनी चाहिए, आपने अपनी पार्टी को बहुमत देना चाहिए। लेकिन एक पॉलिटिकल रियलिटी भी होती है, और वो रियलिटी उस समय ये थी कि हम लोगों को अगर चुनकर आना है तो अलायंस में आना पड़ेगा। तो इसलिए हमने अलायंस पार्टनर्स ले लिए, उनके साथ हम चुनाव लड़ेंगे। तो फिर अगर आपको रियलिस्टिक सिचुएशन में रहना है तो आप आइडियोलॉजी पे कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, समझौता कर सकते हैं, आप करप्शन पे समझौता कर सकते हैं, आप कुर्सी के लिए किसी चीज से भी समझौता कर सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा उद्देश्य राजनीति का है कि आपकी सरकार बननी चाहिए। क्या आप यही कह रहे हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि हमने कोई समझौता नहीं किया। क्या कह रहे हैं? अब बात सुन लीजिए। अजीत पवार जी के साथ आप सरकार बना रहे हैं, आप कह रहे हैं समझौता नहीं है। इसलिए नहीं, मैं आपको एक बात बोलता हूं। ऐसा कोई आपको वाकया याद है कि भाई हमने समझौता किया और समझौते के बाद उनकी सारी केसेस समाप्त हो गई? नहीं हुई।
लेकिन ईडी उनके घर जाती भी तो नहीं, नहीं, जो करना था बाकियों के ईडी ने घर कर लिया। जाती है। देखिए उनके नहीं, ये देखिए पहली बात तो ये है कि जांच एजेंसी अपना काम कर रही है। दूसरा, ये भी डायलॉग पुराना हो चुका है। तो नया डायलॉग बोलता हूं। लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स, जांच एजेंसियां विल कंटिन्यू देयर वर्क। नया डायलॉग बोल देता हूं। आप भी नए आपको मैं नया डायलॉग बोल देता, आप चिंता मत कीजिए जी। देखिए हमारा कन्विक्शन पक्का है, हम सत्ता के लिए काम ही नहीं करते, हम विचारों के लिए काम करने वाले लोग हैं। और जिस प्रकार से महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जी के सरकार ने अराजकता फैलाई थी, क्या परिस्थिति थी महाराष्ट्र में? हनुमान चालीसा बोलने के ऊपर बंदी। आप हिंदुत्ववादी हो और कोई हनुमान चालीसा बोलता है इसलिए 12 दिन आप जेल में डाल रहे हो। महाराष्ट्र में आप ही के पुलिस, ये महाराष्ट्र के और देश के सबसे बड़े उद्योजक के घर के सामने पुलिस बॉम्ब प्लांट करती है और उसमें जो एविडेंस है उसको पुलिस मार देती है। और व्यक्ति कौन है? व्यक्ति ऐसा जिसको पुलिस से निकाला गया था, मेरे सामने जब आया और उद्धव जी ने कहा कि इसको वापस ले लो, मैंने कहा नहीं लूंगा। उद्धव जी मुख्यमंत्री बने, तुरंत उसको वापस ले लिया। हमको ऐसी सरकार से निजात चाहिए थी। एक न्याय यात्रा भी निकल रही है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, जो मणिपुर से महाराष्ट्र तक आने वाली है। राहुल गांधी का क्या असर रहेगा? देखिए राहुल गांधी का वही असर रहेगा जो उनका मध्य प्रदेश में रहा, जो उनका छत्तीसगढ़ में रहा, जो उनका राजस्थान में रहा, वही उनका असर रहने वाला है। देखिए मैं मानता हूं कि जो न्याय यात्रा है ये राहुल गांधी जी को न्याय दिलाने के लिए यात्रा है। कम से कम उनको लोग सीरियस लीडर माने, इस दृष्टि से ये यात्रा है। तो मेरी बहुत शुभकामना है, लेकिन लोगों ने मन बना लिया है। ऑलरेडी लोगों का मन बन गया है।